हमारे गांव में 2 शादियों की परंपरा थी। अगर कोई 2 शादियां नहीं करता तो उसकी पहली पत्नी गायब हो जाती है। मैं इस परंपरा को ख़त्म करना चाहता था। मैं शादी करके अपनी पत्नी को शहर में सुरक्षित जगह पर छोड़ आया और गांव वालों को बताया कि मेरी पत्नी गायब नहीं हुई, ये परंपरा ख़त्म करो। और साथ ही मुझे पता लगा कि मेरी पत्नी तो चारों तरफ बहुत भीड़ भाड़ थी। मेरे गांव के लड़कों ने मेरा घर रंग बिरंगे फूलों से सजा दिया था और लड़कियों ढोल की आवाज पर गीत गा रही थी। हर तरफ खुशियों का माहौल था। मैं जैसे ही अपनी कार से उतरा तो सामने का नज़ारा देखकर मैं घबरा गया। मुझे आता देखकर लड़के लड़कियां भागते हुए मेरी तरफ आने लगे और ढोल बजाने वालों ने भी जोरों से ढोल पीटना शुरू कर दिया था। कुछ ही देर में मम्मी और पापा भी आते दिखाई दिए थे और मेरी दोनों बहनें मुझ पर आफत बनकर टूट पड़ी थी। मैं 2 साल बाद अपनी पढ़ाई पूरी करके बाहर से वापस आया था। मेरे आने की खबर सुनते ही अब माँ ने शादी की डेट रख ली थी। बाहर जाने से पहले मैं अपनी पसंद से अपने मामा के दोस्त की बेटी सुहानी से मंगनी करके गया था। इस बात से मेरे घर वालों को कोई दिक्कत नहीं थी। सब कुछ मेरे पसंद पर तय हुआ कि मेरे वापस आने पर विवाह होगा और यहाँ आकर मैंने देख लिया था कि सारी तैयारियाँ पूरी हो चुकी थी। मैं सफ़र से थका हुआ था मगर सब लोग मेरी जान ही नहीं छोड़ रहे थे। दूल्हा दूल्हा करके मेरी नाक में दम कर दिया था। मम्मी ने कहा अब छोड़ो भी, उसे आराम करने दो, कल जी भर के तंग कर लेना। उनके कहने पर सब भाग गए और मैं चैन की सांस लिया ही था कि पापा कुछ परेशान से कमरे में आते दिखाई दिए। उनको इस तरह देखकर मैं चौंक गया था। कुछ देर पहले तो वो बहुत खुश थे। क्या बात है पापा, सब ठीक तो है? मैंने प्रेम से पूछा मगर पापा बात को टाल गए। कुछ नहीं, बस थक गया हूँ, तुम भी आराम कर लो, सुबह बात करेंगे। मैंने उनको जाते देखा मगर मेरा दिल घबरा गया था। कोई तो बात थी कि पापा के चेहरे पर परेशानी दिख रही थी मगर बिस्तर पर लेटते ही मेरी आंखें बंद होने लगी और कुछ ही देर में मैं गहरी नींद में सो गया। सुबह मेरी आँख किसी शोर से खुली थी। मैं जल्दी से बाहर आया था जहाँ मम्मी आंसू बहाए जा रही थी और पापा सिर पकड़े बैठे थे। क्या हुआ पापा? मैं जल्दी से उनके करीब चारपाई पर बैठ गया। मैं बहुत परेशान था कि ऐसा क्या हो गया था। 2 दिन बाद मेरी शादी थी और शादी वाले घर में ये रोने का माहौल क्यों बना हुआ था? पापा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। कुछ नहीं तो परेशान ना हो। तभी अचानक मम्मी बोल पड़ी, कैसे परेशान ना हो, आप बता दो, उसको भी तो मालूम हो कि सरदार ने क्या संदेश भिजवाया है। मम्मी आंसू पोंछते हुए बोली, अब मैं समझा, ना जाने सरदार ने क्या रायता फैलाया था कि मेरे माता पिता इतने परेशान थे। पापा ने मुझे अंदर कमरे में चलने को कहा और खुद भी मम्मी को चुप रहने का कहने लगे। पापा ने मुझे जो कुछ बताया यह सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि उनका कहना था कि सरदार का हुक्म है कि तुम एक ही दिन में 2 शादियां करोगे वरना तुम्हारी पत्नी गायब हो जाएंगी। ये बात सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया। भला ये कहाँ का नियम है? मैंने साफ साफ कह दिया कि मैं इस बात को नहीं मानता और जब मैं अपनी पसंद से शादी कर रहा हूँ तो दूसरी लड़की की ज़िंदगी क्यों खराब करूँ? और क्या लड़कियों के रिश्ते बाजार में मिलते हैं कि 2 पैसे देकर एक ही दिन में दूसरी दुल्हन भी ढूंढ लो? मुझे आपे से बाहर देखकर पापा खामोश रहने का कहने लगे, लेकिन मैं वहाँ से उठकर आ गया। लो भला ये कैसा कानून चल रहा था इस गांव में? ऐसी बात आज तक ना देखी ना सुनी। मैं सोचते सोचते खेतों की तरफ निकल गया ताकि ताज़ा हवा में कुछ तबीयत ठीक हो सके, लेकिन वहाँ भी यही बात मेरा पीछा करते रहे। शाम को पापा ने फिर वही बात की तो मैंने उनको साफ साफ मना कर दिया कि ऐसी बातें सोचे भी ना। मैं नए दौर का लड़का हूँ और इन सब बातों को नहीं मानता। मगर बेटा, हमारी इज्जत का सवाल है। अगर तूने दूसरा विवाह ना किया तो तेरी पत्नी गायब हो जाएंगी, फिर हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? पापा भी सरदार की बातों में आ गए थे। मैंने उनको अच्छे से समझा दिया कि मैं विवाह होते ही सुहानी को यहाँ से दूर ले जाऊँगा, जहाँ वह सुरक्षित होगी, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरी बात पर पापा शांत हो गए थे। रात माँ ने बताया कि 15 साल पहले ये परंपरा इस गांव में शुरू हुई थी कि जो आदमी 2 शादियाँ ना करता उसकी बीवी गायब हो जाती थी। 1-2 लोगों के साथ ये हादसा हो चुका था। तब से हर कोई 2 शादियाँ ही करता था, वरना एक पत्नी भी नहीं मिलती
क्योंकि वो गायब हो जाती थी और सारी लड़कियों के माता पिता भी ये कड़वा घूंट पीने को तैयार थे। मुझे साफ लग रहा था कि मम्मी पापा मुझसे सच्चाई छुपा रहे थे, मगर मैंने उनको एहसास नहीं होने दिया और कह दिया कि मुझे इस मामले से कोई लेना देना नहीं। मगर मैं इस बात की जड़ तक पहुंचना चाहता था कि आखिर ये सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ था, क्योंकि मैं पढ़ाई की वजह से हमेशा गांव से दूर ही रहा था। पापा ने कॉलेज के वक्त से ही शहर भिजवा दिया था, जहां मैं बस हॉस्टल में रहता था। मेरे पापा की अच्छी खासी ज़मीन थी और अपने आम के बगीचे भी थे। हम गांव के सरदार नहीं थे, मगर उनसे कम भी ना थे, और गांव में और भी बहुत से लोग थे जो अच्छे खासे अमीर थे। मगर हमारे गांव में सरदारों का अपना एक इज्जत होती थी, क्योंकि वो ही लोग गांव में होने वाले किसी भी प्रॉब्लम की का हल निकालने की कोशिश किया करते थे। वो हर अच्छे बुरे वक्त में अपने गांव वालों का साथ दिया करते थे, तो हमें भी उनकी हर बात माननी पड़ती थी। लेकिन ये बात मैं मानने को हरगिज़ तैयार नहीं था। शादी की तैयारियां जोरों पर थी और वो दिन भी आ गया जिसका मुझे इंतज़ार था। सुहानी मुझे उस वक्त से पसंद थी जब मैं कॉलेज में था। वो कभी कभार मुझसे पढ़ने आया करती थी। मैं जब भी गाँव आता छुट्टियों पर तो वो मुझे बताती कि मेरी तरह वो भी अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी और उसके पापा ने उसे 10वीं के बाद वहीं पढ़ने की इजाज़त दी थी, क्योंकि वो अपनी बच्ची को शहर से दूर नहीं भेजना चाहते थे। उन्हीं दिनों मुझे सुहानी से प्यार हो गया था और ये मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती ही गई, और अब वो वक्त आ गया था जब मैं अपनी मोहब्बत को पाने वाला था। मगर मेरी खुशी में ये जहर घोलने की कोशिश की गई थी। उसकी वजह से मैं बहुत परेशान था। विवाह का वक्त था। मुझे लगा कि कुछ संदिग्ध लोग बारात में शामिल थे। शायद वो सरदार की तरफ से पहरेदार थे, क्योंकि मैंने दूसरी शादी से इनकार किया था, तो उनको खौफ था कि कहीं मेरी बीवी गायब न हो जाए। लेकिन मैं अपनी सोची समझी प्लानिंग के साथ विवाह होते ही जब दुल्हन को मेरे साथ गाड़ी में बिठाया गया तो मैंने बहाने से कार रोकी और छुपते हुए सुहानी को लेकर दूसरी गाड़ी में बैठ गया, जो मेरे खास दोस्तों ने हमारे लिए खड़ी की थी। मेरा दोस्त अजीत और विजय कब से हमारा इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही हम कार में बैठे, अजीत ने तेज़ी से गाड़ी चलाई और अब हम शहर की तरफ जा रहे थे। सुहानी को मैं पहले ही सब कुछ बता चुका था। वह काफ़ी परेशान हो गई थी, मगर मैं उसका हाथ थाम रखा था ताकि वो धैर्य रखे। काफ़ी दूर चलने के बाद हम बेफिक्र थे कि कोई हमारा पीछा नहीं कर रहा था। हमने सारी रात सफ़र किया। सुबह तक हम शहर तक पहुंच चुके थे। ये एक अनोखी शादी थी कि दूल्हे ने अपनी ही दुल्हन को भगाया था, लेकिन ये सब करना मेरी मजबूरी थी। अगर मैं ऐसा ना करता तो हमेशा यही परंपरा हमारे गांव में पनपती रहती। मैं इसको ख़त्म करना चाहता था। मैं सुहानी को यहाँ सुरक्षित जगह पर छोड़कर दूसरे दिन अपने गांव वापस चला गया, जहाँ मैं ये साबित करना चाहता था कि ये केवल एक वहम के अलावा कुछ भी नहीं है। इस रस्म को यही ख़त्म करके दफना दिया जाए। लेकिन शायद ये मेरी भूल थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे साथ क्या होने जा रहा था। दूसरे दिन मैं सुहानी को वहाँ छोड़कर वापस गांव चला आया था, जहाँ पापा मम्मी मेरा इंतज़ार कर रहे थे। लगातार लंबे सफ़र ने मुझे काफ़ी थका दिया था, लेकिन अब मैं खुश था कि सुहानी महफूज थी। मैंने शाम होते ही सब घर वालों को साथ बिठाकर समझाया कि अब तो आप सबको यकीन आ गया है कि यह सब एक झूठी बात है जो लोगों ने फैलाई हुई है। आज के बाद इस पर कोई यकीन नहीं करेगा। अभी हम ये बात ही कर रहे थे कि गांव के कुछ लोग मुझसे मिलने आ गए। असल में उनका मकसद ये जानना था कि मेरी बीवी अब भी मेरे पास थी या वह गायब हो चुकी थी। मैंने उन सबको बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, सुहानी सुरक्षित है और मैं उस रस्म को ख़त्म करना चाहता हूँ। वहाँ बैठे एक शख्स ने पूछा कि हम कैसे मान लें कि वो सुरक्षित है। उसकी ये बात पर मैंने अपना फ़ोन निकाला और उसी वक्त सुहानी को कॉल मिला दी, लेकिन उसका फ़ोन बंद जा रहा था। सामने सारे लोग अजीब नज़रों से मेरी तरफ देखे जा रहे थे। मैं बार बार कॉल कर रहा था, मगर कोई जवाब नहीं आ रहा था। अब मुझे चिंता होने लगी थी। मेरे माथे से पसीना निकलने लगा था, दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। ए भगवान, ये सब क्या हो रहा था? ना जाने क्यों मुझे एहसास हो रहा था कि सुहानी खतरे में थी, जबकि वहाँ बैठे लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि हमने तो पहले ही कहा था, लेकिन तुम ही नहीं माने।
मुझे उन सब की बातें सुनकर घबराहट होने लगी। मैं जल्दी से उठकर बाहर आ गया। अब मैंने अजीत को कॉल किया तो उसने बताया कि रात में अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई थी और वो अपने घर वापस आ गया था, जबकि सुहानी की देखरेख के लिए अपने खास 2 नौकरों को लगाया था। अजीत, तुम्हें सुहानी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मैंने उसकी कॉल काटी। उसी वक्त अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गया। ना जाने सुहानी किस हालत में होगी। मेरे दिमाग में अजीब ख्याल आने लगे। मैं जैसे ही शहर पहुंचा तो अजीत ने बताया कि सुहानी के साथ साथ दोनों नौकर भी गायब है। अजीब सी बेबसी थी। मैं पुलिस को भी नहीं बता सकता था, लेकिन जाने से पहले मैं सारा बंदोबस्त कर रखा था कि अगर सुहानी को वहाँ से गायब किया जाता है तो मुझे मालूम हो सके कि वो कहाँ है। लेकिन यह बात मैं सबसे छुपा कर रखा था। आपने दोस्तों को भी नहीं बताया था, क्योंकि हो सकता था कि कोई भी इस अहम बात को किसी के सामने बोल देता तो वो लोग जो कि सुहानी को गायब करने वाले थे वो चौकन्ना हो जाते। मैंने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और अकेले में जाकर एक नंबर डायल किया। कुछ ही देर बाद मेरी कॉल रिसीव कर ली गई थी और अब मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़कने लगा था कि आगे से क्या जवाब मिलता है। मेरी कॉल के जवाब में सिर्फ खामोशी थी और बस 2 मिनट में एक मैसेज मुझे मिला। वो लाइव लोकेशन थी। मेरा दिल घबरा रहा था। मैंने अजीत और विजय को अपने साथ आने को कहा और वहाँ से निकल आया। मैं उसी तरफ जा रहा था जहाँ मुझे वो लोकेशन लेकर जा रही थी। फिलहाल अजीत और विजय को इस बात का पता नहीं था। काफ़ी दूर जाने के बाद हमें एक सुनसान जगह नज़र आई जहाँ दूर दूर तक कोई आबादी नज़र नहीं आ रही थी। जब मैंने फैसला कर लिया कि मुझे पुलिस की मदद की ज़रूरत है, मैंने अपने एक करीबी दोस्त को कॉल किया जो कि हाल ही में एएसपी बना था। मैंने उसे अपनी परेशानी बताई और अपनी लोकेशन सेंड की कि इस इलाके में एसएचओ की मदद चाहिए। उसने मुझे यकीन दिलाया कि तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं भेजता हूँ। और तकरीबन आधे घंटे हम वहीं इंतज़ार करते रहे। जैसे ही पुलिस की गाड़ी आते दिखाई दी, हम तीनों ने सारा किस्सा पुलिस को बता दिया और बताया कि यहाँ की लोकेशन मिली है। तो वो हमारी मदद को तैयार हो गए और हम उसी तरफ चल पड़े जहाँ मैं सिग्नल आ रहे थे। दरअसल मैंने एक प्राइवेट जासूस की एजेंसी के 2 बंदे हायर किए थे ताकि अगर कोई सुहानी को अगवा करने की कोई कोशिश करता है तो वो भी उनका पीछा करे। और आज उन्हीं के बदौलत मैं इस जगह पहुंच पाया था। इस इलाके में काफ़ी दूर जाकर एक पुरानी बिल्डिंग नज़र आई जो कि एक गोदाम थी जहां गेहूँ रखा जाता था। हम जैसे ही वहां पहुंचे तो हमें देखकर एक आदमी ने भागना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस ने जल्द ही उसे आड़े हाथों लिया। हम लोग अंदर पहुंचे तो वहाँ एक कोने में सुहानी को बैठी हुई थी जिसके हाथ पैर रस्सियों से बंधे थे। मैंने जल्दी से ही उसे रस्सियों से आज़ाद किया और तसल्ली दी। वो मुझे देखकर रोने लगी थी। उसके मेहंदी लगे हाथों में जख्म पड़ चुके थे। इन लोगों को सज़ा दिलाकर रहूँगा। सुहानी, तुम हिम्मत करो। वहाँ टोटल 4 लोग थे जिनको गिरफ्तार कर लिया गया था। हम सब थाने आ गए थे और वहाँ इन मुजरिमों को थोड़ी सी मार क्या पड़ी, उन सब ने सच उगल दिया। बोलो, किसके कहने पर तुम लोगों ने इसे अगवा किया? और फिर कांपते हुए उन लोगों ने बता दिया, लेकिन जो नाम उनके मुंह से निकला वो सुनकर मेरी रूह कांप उठी। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था ये झूठ था। भला ऐसे कैसे हो सकता था? लेकिन वो लोग अपनी बात पर डटे थे। उनका कहना था कि उन्होंने ये सब सरदार के कहने पर किया था। ऐसे कैसे हो सकता था? वो हमारे सरदार थे, हमारे बहू बेटियों की इज्जत का ख्याल रखते थे और वो ही गांव की लड़कियों को कैसे अगवा कर सकते थे? लेकिन कोई बात तो थी। आखिर ये कैसा राज था जो सरदार ये कदम उठाने पर मजबूर हो गया था? हमारे गांव में ये अत्याचारी सरदार वाली कोई बात नहीं हुआ करती थी। अब ये कैसे हुआ? मुझे बात की तह तक पहुंचना था और इस सवाल का जवाब मुझे खुद ढूंढना था। मैं एक पढ़ा लिखा नौजवान था। मेरा फ़र्ज बनता था कि मैं सरदार से सवाल करूं, चाहे उससे कोई भी खतरा क्यों ना हो। वहां से निकलते ही मैं वापस सुहानी को लेकर गांव आ गया। सब घर वाले सुहानी को देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन अब भी मैं परेशान था। कुछ देर आराम करने के मैं सरदार की हवेली की तरफ निकल गया, जहां बाद सरदार अपने गाँव वालों के मसले सुन रहा था। मैंने भी उनको नमस्कार किया और बोला, सरदार, मेरा भी एक ज़रूरी मामला है। अगर आप आज्ञा दे तो सबके सामने बयान करूं
या अकेले में सुनना चाहोगे? सरदार ने मेरी बात पे सर हिलाकर कहा, मुझे मालूम हुआ है कि तुम्हारी बीवी गायब हो चुकी है, और अगर तुम हमारी बात मान लेते ऐसा बिल्कुल भी ना होता। वो जानबूझकर बोला था कि सब लोग जान ले कि मैंने उनकी बात ना मानकर बुरा किया है। नहीं सरदार, वो बात नहीं है। दरअसल सच्चाई कुछ यूँ है कि मैंने अपनी पत्नी को छुड़वा लिया है, और जो लोग पकड़े गए हैं उन्होंने नाम भी बता दिया है कि वो किसके कहने पर ऐसा कर रहे थे। मेरी बात सुनकर अब की बार सरदार का रंग फीका हो चुका था और वो अपने माथे से पसीना साफ करने लगा। उन्होंने उसी वक्त मुझे कहा, मेरे साथ अंदर चलो, और जल्दी जल्दी वहाँ से अंदर की तरफ जाने लगा। मुझे अब किसी बात का डर नहीं था, क्योंकि मुझे भगवान पर विश्वास था। कोई सरदार किसी से उसकी इज्जत नहीं ले सकता। अंदर जाते ही सरदार ने गरजते हुए पूछा कि क्या बेहूदगी थी? तुम क्या साबित करना चाहते थे? मैंने अभी आपको कुछ बताया भी नहीं, आप बिना वजह क्यों चिल्ला रहे हैं? तब उसने खुद को कुछ काबू में किया, लेकिन मैं पूछना चाहूँगा कि आपने यह सब क्यों किया? हम तो आपको अपने गांव का रक्षक समझते थे, और आपने हमारी इज्जत पर डाका डालने की कोशिश की। मेरी शादी की रात जब मैंने आपके आदमी अपने आसपास देखे तो मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा था कि मेरे सरदार ने मेरी इज्जत की हिफाजत के लिए उनको भेजा था, लेकिन यह मेरी भूल थी। आपने तो मेरी बीवी को गायब करने के लिए उनको भेजा था। आखिर क्यों? मैं चिल्ला पड़ा। सरदार, मैं चाहता तो सबके सामने आपका राज खोलकर आपको बेइज्जत कर सकता था। पूरे गांव में आप मुंह दिखाने के काबिल ना रहते। आसपास के इलाकों के सरदार भी थू-थू करते। लेकिन मैं आपसे सच्चाई जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों किया। मेरी बात पे सरदार के कंधे झुक गए और वे चारपाई पर बैठ गया। तुम सच कहते हो, मैं ही तुम्हारा मुजरिम हूँ, लेकिन मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए किया। आज से 15 साल पहले मैंने अपनी पसंद से धूमधाम से शादी की थी। मेरी शादी के दिन कहीं से एक फ़कीर आया था जो अजीब से हुलिये में था। उसने सबके सामने मुझे कुछ कहा कि 2 शादियाँ करो, वरना तेरी पहली पत्नी गायब कर दूंगा। ये कहकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा था। सब लोग उसकी बात को मजाक समझकर हंसने लगे। मैं शहर की एक लड़की से शादी कर रहा था, जो कि एक गरीब घर से थी। सबके मना करने के बावजूद मेरे स्वर्गीय पापा ने जोर डाला कि शहर की लड़की से शादी मत करो, वह यहाँ नहीं रह पाएंगी। मगर मुझे अपनी मोहब्बत पर विश्वास था। मैं भी तुम्हारी तरह नौजवान था, अपनी पत्नी को इज्जत देना चाहता था। मगर वो शादी की रात ही घर से सारा सामान, रुपया, 100 तोले सोना भी सब कुछ लेकर फरार हो गई। मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। मेरे चेहरे पर उदासी थी। लेकिन उसी दिन बाबा ने सबके सामने बात रख दी, क्योंकि साधु ने ये बात कही थी कि 2 शादियाँ करो, और मैंने उसकी बात ना मानी थी, तो इसलिए मेरी बीवी गायब हो गई। पहले तो लोग इस बात को मानने को तैयार ना थे, लेकिन अगले माह जब एक लड़की की शादी हुई तो उनको मैंने 2 शादियाँ का कहा, मगर वो भी ना माना। मजबूरन अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे उसकी बीवी को अगवा करना पड़ा, और इसी तरह ये बात फैल गई कि मेरी बीवी भागी नहीं थी, वो फ़कीर की बद्दुआ की वजह से गायब हुई थी, और यहाँ मेरी इज्जत रह गई थी। तब से आज तक मैं इस बात को निभा रहा हूँ। आज भी मुझे वो रात याद आती है। सरदार की आंखों में से आंसू आ गए। लेकिन मेरा यकीन करो, मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। उन लड़कियों को कुछ दिन बाद छोड़ देता था, और अच्छी जगह उनकी शादी भी करवा दी जाती थी। बस तुम्हारी बीवी से पहले 2 और दुल्हनों को अगवा करवाया था, वरना तो सभी कई सालों से बात मानते आ रहे थे। 2 शादियाँ करनी थी। मैं हैरान और सदमे से बेहाल था। अपने झूठ छिपाने के लिए कोई इतना भी गिर सकता है? आपने जो किया उसकी सज़ा आपको भुगतनी पड़ेगी। सरदार, या तो आप सबके सामने सरदारी से इस्तीफ़ा दे दीजिए, या फिर अपना सच सबके सामने ले आइए। मैं नहीं चाहता कि हमारे गांव का मुजरिम हमारे साथ रहकर हमारे ऊपर राज करे। ये सब कहकर मैं वहाँ रुका नहीं और गुस्से से चला आया था। मैं खामोश था, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि सरदार खुद ही अपना जुर्म कबूल कर ले। और दूसरे दिन मुझे मालूम हुआ था कि सरदार ने रात को अपनी जान ले ली थी। कितनी अजीब बात थी ना, उस शख्स ने अपने झूठ को अपने ऊपर सवार कर लिया था। अगर वो इस बात को सबके सामने बता देता कि उसकी बीवी उसे छोड़कर भाग गई थी, तो आज इस गांव की बहू
बेटियों की इज्जत महफूज होती। लेकिन इस सरदार ने दुनिया के साथ साथ खुद को भी बर्बाद कर लिया। अगर वो सारे गांव से माफ़ी मांग लेता तो शायद लोग उसे माफ़ कर देते। लेकिन हाँ, सबको मालूम हो चुका था, क्योंकि सरदार ने खत में अपना जुर्म कबूल कर लिया था। अब हम बेफिक्र थे। अब किसी शख्स को बिना वजह 2 शादियां नहीं करनी पड़ती थी। मैं और सुहानी बहुत खुश थे और गांव की पंचायत के मुताबिक मेरे पापा को सरदार चुन लिया गया था। मैंने पापा से वादा लिया था कि वो कभी किसी के दबाव में आकर कोई गलत फैसला नहीं करेंगे और गांव के हर इंसान की जान और इज्जत की देखभाल करेंगे। पापा ने वादा किया था और आज भी इस पर कायम थे। मैं और सुहानी कभी कभी जब गांव जाते हैं तो वही किस्सा दिलो दिमाग में आ जाता है। ना जाने क्यों अब मेरा गांव जाने का बिल्कुल दिल नहीं करता। बस प्रार्थना करता हूँ कि भगवान सभी को खुश रखे और बुरे लोगों से बचाए। अगर ये स्टोरी पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए।